मैं अपने भाई की बात सुनकर फटी-फटी आँखों से उसे देख रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसे शब्द मैं अपने भाई के मुँह से सुनूँगी। मैंने कहा, भाई, आप होश में तो हैं? वो नशे में चूर अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से मेरे कमरे की दीवार से लगकर दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। कहने लगा, हाँ, मैं होश में हूँ और जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। रात को तैयार रहना। मैंने गुस्से से कहा कि मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूँगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बहन हूँ। इतनी घटिया बात करते हुए तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन मेरा भाई कहने लगा, अगर तुमने शराफत से मेरी बात न मानी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ये कहकर वो नशे से चूर मेरे कमरे से बाहर निकल गया और देखते ही देखते उसने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। और ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपने उस नशेड़ी भाई से उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैं फौरन दरवाजे के पास गई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, रोने लगी, मगर दरवाजा नहीं खुला। पूरी रात मैंने रो रो कर गुजारी थी। दरवाजा पूरा दिन बंद रहा। मैं भूखी प्यासी कई बार दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। शायद इसीलिए कि मेरा भाई मुझे जिस घर में लेकर आया था, यहाँ आसपास कोई भी घर मौजूद न था। आबादी ना के बराबर थी। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी लत पूरी करने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है। बहन भाई जैसे पवित्र रिश्ते की यूं धज्जियां उड़ा सकता है। अपने भाई का यूं रूप देखकर मैं तड़प तड़प कर रो पड़ी थी, लेकिन मेरी तड़प, मेरी चीखों पुकार सुनने वाला यहाँ कोई भी न था। ये एक सुनसान सा इलाका था। आसपास इक्का दुक्का घर बन रहे थे, लेकिन उसमें कोई आकर बसा नहीं था। मेरा भाई मुझे यहाँ धोखे से लेकर आया, तो मैंने कहा, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ तो आबादी ही नहीं है। वो कहने लगा, तभी तो इतना बड़ा घर इतना सस्ता मिल गया है। मैंने कहा, मुझे यहाँ डर लग रहा है। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, मुझे वापस अपने पुराने घर में जाना है। वो कहने लगा, अब यही हमारा घर है। वो घर मैंने बेचकर ये घर खरीदा है। मुझे सुनसान से घर में ले आया था। वो अब हमारे पुराने घर से बड़ा तो था, लेकिन मुझे यहाँ डर लग रहा था। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमें यहाँ आए हुए, तो भाई ने अपना असल मकसद भी बता दिया। वो मुझे पाप करवाना चाहता था और मेरे जरिए पैसे कमाकर उन पैसों से अपनी लत पूरी करना चाहता था, जो पुराने घर में मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग मेरी माँ के मरने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं इस वक्त कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही थी। भूख प्यास को बर्दाश्त करके मैं बेदम सी हो चुकी थी। दिन से दोबारा रात हो चुकी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने एक पक्की उम्र का आदमी था, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझे देखकर बड़ी कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। मैं कई कदम पीछे हट गई। उस इंसान ने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके गलत इरादे देखकर मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं ये पाप नहीं करूंगी, प्लीज मेरे करीब मत आना। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को मुंह मांगी कीमत दी है तुम्हारी। ये कहकर वो मेरे पास आ गया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया था। वो पीछे जाकर गिरा था। मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो मुझे बाजू से पकड़ चुका था और इस बार बहुत गुस्से में था। मुझे एक गाली बकी और बेड पर पटक दिया। मेरा सर बेड के किनारे पर जाकर लगा था। मेरा सर इतनी जोर से लगा कि मुझे चक्कर से आने लगे। कुछ मैं 24 घंटे से भूखी प्यासी भी थी, तो मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि सामने खड़े उस इंसान से अपना बचाव कर पाती, उससे लड़ सकती। जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी, मैंने अपने हाथ पैर चलाए थे अपना बचाव करने के लिए, लेकिन वो हट्टा कट्टा मर्द मुझ पर हावी हो चुका था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। सुबह का सूरज मेरे लिए बर्बादी का नया सामान लेकर उगा था। वो इंसान मेरे मुंह पर पैसे फेंककर बड़ी नफरत और गिरी हुई नजरों से मुझे देखकर कहने लगा, बड़ी अकड़ रही थी रात को मेरे सामने, देख लिया अपना अंजाम। ये सिर्फ हम मर्दों का समाज है लड़की, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिकने के लिए होती हैं। आगे से जब भी मैं आऊं तो झुककर मेरे सामने पेश आना, वरना आज से ज्यादा बुरा हाल करूंगा तेरा। वो कमरे से जा चुका था और मेरे आंसू मेरी आंखों से बहकर मेरा तकिया भिगो रहे थे। उस इंसान ने जानवरों जैसा व्यवहार किया था मेरे साथ। मेरे चेहरे और बाजू पर उसने जलती सिगरेट बुझाए थे। उसने मेरे होठों को लहूलुहान कर दिया था। मैं रोती चिल्लाती और दर्द से बिलबिलाती रही, और वो मेरी तकलीफ पर कह कहे लगाकर कहने लगा, ये मुझे धक्का देकर पीछे गिराने की सजा थी। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं भूख और तकलीफ को सह सहकर बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। तभी मेरा घटिया भाई मेरे कमरे में आया। मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर वो नजरें चुरा गया।
फिर मेरे बेड पर बिखरे नोटों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी थीं। उसने किसी भूखे कुत्ते की तरह से वो नोट झपट लिए थे और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा कमरा फिर से लॉक हुआ था, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझ में इतनी हिम्मत ही कहाँ बची थी कि मैं दरवाज़ा बजाती। बहुत देर बाद मेरा भाई मेरे लिए नाश्ते की ट्रे ले आया। ट्रे मेरे सामने रखकर कहने लगा कि पेट भर के खा ले, तेरे ही पैसों से लाया हूँ। मेरा जी चाहा उसके मुंह पर थूक दूं या वो ट्रे उठाकर उसके मुंह पर फेंक दूं। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा, जिसे अपने किए पर जरा भी अफसोस न था। फिर मुझे अफसोस भरी आंखों से देखकर कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें यूं कैद करके। अगर तुम आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे ये सब न करना पड़ता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहनें तो भाई की इज्जत होती हैं, उसकी गैरत होती हैं। वो तो अपनी बहन की तरफ उठने वाली गंदी आंख को भी निकाल देते हैं। भरे बाजार में अपनी जान को दांव पर लगाकर अपनी बहन की इज्जत की रक्षा करते हैं। लेकिन मेरे सामने जो इंसान बैठा था वो भाई कहलाने के लायक नहीं था, जिसने अपनी ही बहन की इज्जत का सौदा कर दिया था। और उसके चेहरे पर अफसोस नाम की लकीर तक न थी, बल्कि उसके चेहरे पर चमक थी। जो इतने सारे पैसे उसे एक ही रात के मिल गए थे। कितना बेगैरत हो गया था वो। मेरी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। वो मेरे चेहरे पर लगे जख्मों में नमक का काम कर रहे थे और मुझे तड़पा रहे थे। लेकिन ये शायद मेरी तकलीफों भरी जिंदगी की शुरुआत थी। असल मौत तो मेरी उस समय हुई जब मेरे सगे भाई ने अपना नशा पूरा करने के लिए मेरे साथ। मेरे पापा की मौत उस समय हुई थी जब हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे। मेरे पापा को मरे अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मेरी माँ ने लोगों के झूठे बर्तन मांजने शुरू कर दिए थे ताकि हमारा पेट भर सके। पूरा दिन मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती, शाम को थकी हारी आती तो घर के काम काज करने में लग जाती। मैं उस समय 7 साल की थी, लेकिन अपनी माँ की खातिर मैंने अपनी उम्र से पहले ही घर के काम काज संभाल लिए थे। ब्रजेश भाई उस समय 12 साल का था, लेकिन काम कुछ नहीं करता था और ना ही पढ़ाई लिखाई करता था। मेरी माँ ने मुझे और ब्रजेश भाई को सरकारी स्कूल में डाल रखा था। मैं लगन से पढ़ाई करती थी, लेकिन ब्रजेश भाई को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, ना ही किसी काम में उसका मन लगता था। जैसे ही माँ काम पर जाती वो भी घर से बाहर निकल जाता। पूरा पूरा दिन गली के आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता। माँ के घर आने से पहले ही वो घर आ जाता और मुझसे कहने लगता कि माँ को ये सब मत बताना कि मैं बाहर गया था। साथ ही अपनी जेब से मुझे टॉफ़ी निकाल कर देता। मैं भी खुशी से रख लेती और माँ से भाई की कोई शिकायत न लगाती। मगर एक बार जो मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। वो समय सिर्फ 12 साल का था और ये हरकत, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। एक बार रात के समय मेरी माँ गहरी नींद सो रही थी जब मेरी आंख अचानक से खुल गई। मैंने देखा तो भाई की चारपाई खाली थी। आधी रात को भाई कहाँ जा सकता था। मुझे शुरू से ही अपने भाई से बेहद मोहब्बत भी थी। हम दो ही तो बहन भाई थे, और फिर बहनों को भाई से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत होती है। ये तो एक नेचुरल सी बात है। मैं कमरे से दबे पांव बाहर आई तो भाई बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था और साथ ही साथ खांस भी रहा था। मैं ये देखकर दम बखुद सी रह गई थी। इतनी सी उम्र में वो सिगरेट पी रहा था। मैं फौरन से भाई के पास गई। वो मुझे अपने सामने देखकर एकदम से बौखला गया था। सिगरेट के धुएं की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उसने सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन मैं भी सिगरेट देख चुकी थी। मैंने उससे कहा, मैं अभी माँ को बताती हूँ कि आप सिगरेट पी रहे थे। मेरी बात सुनकर भाई की रंगत उड़ चुकी थी। उसने फौरन से सिगरेट बुझा दी और फिर मुझसे कहने लगा, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, माँ को प्लीज कुछ मत बताना। मैं तुम्हें कल 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूंगा। चॉकलेट का सुनते ही मैं फौरन मान गई। मेरी उम्र उस समय कुछ ज़्यादा नहीं थी, मैं बच्ची ही थी, इसलिए चॉकलेट के लालच में आ गई। और चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह मुझे पसंद भी बहुत थीं। उसके बाद तो भाई अपनी इस गलत रास्ते पर आगे ही बढ़ता चला गया। पहले सिगरेट का आदी हुआ, फिर अपनी ही स्पेशल वाली सिगरेट पीने लगा था। घर को देर से आने लगा था। जब माँ सो जाती तो वो घर से बाहर निकल जाता। मुझसे कहता कि आंगन में बैठकर मेरा इंतजार करना, जब मैं आऊँ तो चुपके से दरवाज़ा खोल देना ताकि माँ को खबर ना हो, और बदले में वो मुझे चॉकलेट ला कर देता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे छोटे से लालच की मुझे कितनी महंगी सज़ा मिलेगी। ये चॉकलेट मुझे कितनी महंगी पड़ेगी। अगर मैंने माँ को समय सब बता दिया होता तो मेरी माँ ब्रजेश भाई को समय रोक लेती, लेकिन मैं तो एक चॉकलेट के लालच में आकर अपने भाई को गलत राह पर डाल बैठी थी। एक दिन जब भाई घर आया तो उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके कदम भी बुरी तरह से डगमगा रहे थे। वो घर में दाखिल होते ही आंगन की चारपाई पर ढह गया और फौरन ही सो गया।
अब वो 15 साल का हो चुका था और मेरी उम्र उस समय 10 साल की थी। इस उम्र में ही ब्रजेश भाई ने पहली बार शराब पी थी और इस बार भी भाई ने मुझे मना कर दिया था कि माँ को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊँगा। और मैं फिर से चॉकलेट के लालच में आ गई थी। मैंने माँ को कुछ न बताया। भाई धीरे धीरे अब जुआ भी खेलने लगा था। जुआ जीत जाता तो मुझे खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाता। मुझे नहीं पता था कि जुआ बुरी चीज़ है। मैं तो रोज़ भाई के लिए दुआ करती कि मेरा भाई आज जुआ जीत के आए, क्योंकि माँ की मेहनत के पैसों से बस दाल रोटी ही मिल पाती थी। मेरी माँ जब सो जाती तो भाई घर से बाहर निकल जाता, जुआ जीतकर खूब अच्छा अच्छा खाना लेकर आता। हम दोनों मिलकर खाना खाते। जब वो 16 साल का हुआ तो मेरी माँ ने उसे एक वर्कशॉप पर नौकरी पर लगवा दिया। भाई कुछ ही घंटे नौकरी करता था, बाकी समय में वो जुआ खेलने लगता। वर्कशॉप के मालिक ने मेरी माँ को भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे बेटे को गलत लत लग चुकी है और वो जुआ भी खेलता है, काम भी ठीक से नहीं करता। मेरी माँ तो ये सब सुनकर हैरान रह गई थीं। वो रोने लगीं और अपना सर पकड़कर बैठ गईं। पहली बार मेरी माँ ने भाई को बहुत मारा था और खुद भी बहुत रोई थीं कि मैं इतनी मेहनत मजदूरी करती रही ताकि तुम लोग गलत कामों से बचे रहो और घर बैठकर इज्जत की रोटी खाओ, लेकिन तूने खुद को किन गलत चक्करों में डाल लिया है, खुद की जिंदगी तूने बर्बाद कर ली। अभी भी समय है, सुधर जा। लेकिन मेरा भाई उस समय तक अपनी गलत लत का बुरी तरह आदी हो चुका था। माँ की मार पीट उस पर बेअसर हो चुकी थी। अब वो पूरा पूरा दिन घर पर पड़ा रहता। रात को एक पाउडर की पुड़िया लाता और कागज का होल बनाकर उस पाउडर को होल के जरिए अपनी नाक में ले लेता और फिर वो उसकी नाक में चला जाता और फिर वो दुनिया से बेखबर हो जाता। मेरी माँ उसे एक बार नशा मुक्ति हॉस्पिटल भी लेकर गई ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन वो वहाँ से भी भाग आया। अब वो माँ की तनख्वाह भी चोरी करने लगा था। उसे जब तक अपनी डोज न मिलती वो बेचैन सा होने लगता था, रोने लगता, पागल हो जाता, घर के बर्तन जमीन पर पटकने लगता। अब तो मेरी माँ भी उसके जुनून और पागलपन को देखकर डर जाती थी। समय यूं ही गुजरने लगा। मेरा भाई अब 22 साल का हो चुका था और मेरी उम्र उस समय 17 साल की हो चुकी थी। जब एक दिन भाई माँ से पैसे मांग रहा था, माँ ने साफ मना कर दिया। तो पहले तो वो घर की चीज़ें तोड़ने लगा, लेकिन माँ ने फिर भी उसे पैसे न दिए तो वो अपनी डोज न मिलने की वजह से दीवानगी पर उतर आया। उसने माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं भाई से माँ का गला छुड़ाने लगी, लेकिन वो माँ को छोड़ने के लिए तैयार न था। मुझे भी जोर से धक्का दिया। मैं फर्श पर जाकर गिरी थी। वो बार बार मेरी माँ से पैसे मांग रहा था, साथ ही साथ माँ का गला भी दबा रहा था। जब तक मैं दोबारा उठकर भाई के पास जाती ताकि उससे माँ को छुड़वा सकूं, लेकिन उस समय तक मेरी माँ का शरीर ठंडा पड़ चुका था और ये देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। भाई का जुनून भी अब एकदम से ख़त्म हो गया था। उसने जैसे ही माँ को छोड़ा, माँ का ठंडा शरीर जमीन पर ढेर हो गया था। ये देखकर भाई की रंगत भी उड़ गई थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले हमारा दरवाज़ा बजाने लगे। भाई मुझसे कहने लगा, भगवान के लिए मुझे बचा ले, मैंने जानबूझकर माँ को नहीं मारा, मुझे तो खुद भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमने मोहल्ले वालों को ये सब बता दिया कि माँ का गला मैंने दबा दिया है तो ये मोहल्ले वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस मुझे फांसी चढ़ा देगी। क्या तुम मुझे मरते देख सकती हो? मैं तो अभी माँ के गम में ही तड़प रही थी। भाई को फांसी कैसे चढ़ा सकती थी? उस समय वो भी रो रहा था और उसने जो कुछ भी माँ के साथ किया वो सिर्फ एक जुनून की हालत में किया था। और मैंने इस बार भी अपने भाई की बात मान ली। काश ना मानी होती तो आज मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना हुआ होता। लेकिन उस समय मैंने भाई को बचाने के लिए भाई की बात मान ली। हर छोटे जुर्म पर जैसे बचपन से पर्दा डालती आई थी, अब बड़े जुर्म पर भी इज्जत की चादर डाल दी और अपने होंठ सी लिए। लेकिन इसका सिला मुझे क्या मिला था? इसका सिला मुझे ये मिला कि उसी भाई ने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया। कहते हैं कि बहनें भाइयों पर जान बार देती हैं, लेकिन मैंने तो अपने भाई पर अपनी इज्जत ही बार दी थी। उसकी गलत लत ने पहले मुझसे मेरी माँ छीनी थी और आज इज्जत भी। वो मुझे उसी मोहल्ले से निकाल कर एक सुनसान जगह पर ले आया, क्योंकि यहाँ मेरी चीखों पुकार सुनने वाला कोई न था। मेरा भाई मेरे सामने नाश्ता रख के जा चुका था। मैंने रोते ससकते अपने पेट की आग को शांत किया था। थोड़ी देर बाद ब्रजेश कमरे में फिर आया था और जाने से पहले दरवाज़ा बंद करने लगा। इससे पहले कि ब्रजेश मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करता, मैंने रोते हुए कहा, भाई मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत करें। और फिर वही हुआ। शायद ब्रजेश को लगा कि अब मेरे पास होने के लिए बचा ही क्या है जिसे बचाने के लिए मैं इस घर से भाग जाऊंगी। उसने सोचा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया।
वो घर से बाहर चला गया। मैं कुछ देर तक कमरे में बैठी सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी इज्जत तो गंवा ही चुकी थी, लेकिन आगे ब्रजेश मेरे साथ जो करने वाला था, मुझे इस बात का भी अंदाजा था। उसे जिस तरह की लत लग चुकी थी, अब उसे पैसों की भी लत लग चुकी थी। अगर उसके पास पैसे न होते तो वो अपनी इस गलत लत को कहाँ से पूरा करता। और उन पैसों के कमाने की मशीन उसने मुझे बना दिया था। अब हर रात मेरे ऊपर कयामत बीतने वाली थी। मैं हर रात वही तकलीफ सहने वाली थी जो आज की रात सही थी। और फिर मैंने फैसला कर लिया। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, और वो ये कि मैं यहाँ से भाग जाती, क्योंकि मैं ये पाप और जिल्लत से भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। मैं जानती थी कि वो रात को फिर किसी को अपने साथ लेकर आएगा और खुद दूसरे कमरे में सो जाएगा। अब उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी, लेकिन आगे अब मैं किसी और की हवस का निशाना नहीं बनूंगी। इसीलिए एक चादर से खुद को ढका, अपना चेहरा छुपाया और मैं घर से निकल गई। ये एक सुनसान इलाका था। मुझे यह तक मालूम नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। बस मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया था। दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन मेरा सफ़र था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ कहीं दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आ रही थी। रात की स्याही धीरे धीरे फैल चुकी थी और चल चलकर मेरे पैर भी सूज चुके थे। तभी मुझे सामने मेन रोड नजर आ गया था, लेकिन इस समय रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर रही थीं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस गाड़ी को रोक कर पनाह मांगूं। जब अपना ही घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा, अपना सगा भाई मेरा रक्षक बनने की बजाय मेरा दलाल बन चुका था, तो किसी गैर पर क्या भरोसा करती। मैं इन्हीं सोचों में गुम सुनसान सड़क के किनारे चल रही थी जब एक पुलिस जीप मेरे पास आकर रुक गई, और ये देखकर मैंने सुकून का सांस लिया था कि अच्छा है मैं पुलिस वालों को मिल गई हूँ। अब मैं अपने भाई के बारे में इन्हें सब कुछ बता दूंगी। वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सर से पांव तक देखने लगा और कहने लगा, ए लड़की, इस समय यहाँ अकेली क्या कर रही हो। मैं रोने लगी और रोते हुए उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, ठीक है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, कल तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लेंगे और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा, आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दें। वो कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं उस पुलिस जीप की फ्रंट सीट पर बैठ गई, क्योंकि उस समय उस पुलिस जीप में बस वही एक ऑफिसर था जो खुद गाड़ी चला रहा था। काफ़ी देर गाड़ी अलग अलग रास्तों पर दौड़ती रही, लेकिन मेरे होश तो उस समय उड़े जब वो पुलिस वाला मुझे उसी घर के सामने जाकर गाड़ी रोक दी जहाँ मेरे भाई ने मुझे कैद करके रखा हुआ था। उस घर के बाहर कुछ और मर्द भी खड़े हुए थे। ब्रजेश भी उनके साथ मौजूद था। मैंने ये देखकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और एक आदमी से कहने लगा, सेठ, ले आया हूँ तेरी लड़की को वापस। खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकराने लगा था। उस सेठ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे बड़ी बेदर्दी से बाजू से पकड़कर नीचे उतारा। फिर मुझे घूरते हुए बोला कि तू मेरे कब्जे में है लड़की, जहाँ भी भाग कर जाएगी वापस यहीं आएगी, और तेरे भागने की सज़ा जो तुझे आज मिलेगी वो तो तू अपने लिए मौत मांगेगी, मौत। ये कहकर उसने मुझे मेरे बेजमीर भाई के सामने ही उस पुलिस वाले की तरफ फेंका। मैं लड़खड़ाते हुए पुलिस वाले के सामने जाकर गिरी थी। वो पुलिस वाला कह कहे लगाने लगा। पुलिस वाले से वो आदमी कहने लगा, इसे तू यहाँ वापस लाया है, इसलिए पहला हक तेरा है इस पर। मैं ये सुनकर ब्रजेश भाई को पुकारने लगी कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। आखिर तुम्हारा जमीर क्यों मुर्दा हो गया है? तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत नहीं बची? शायद मेरा रोना धोना देखकर ब्रजेश के खून ने कुछ जोश मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसी समय एक आदमी ने जेब से एक पुड़िया निकाली और ब्रजेश की तरफ उछाल दी। कहने लगा, ये ले और दुनिया पर बादशाह बन जा। ये कहकर वो चार मर्द मुझे घर के अंदर ले गए। ब्रजेश घर के बाहर ही था। घर का दरवाजा बंद हो गया। सुबह मेरी हालत ये थी कि मुझे उस कमरे से भी डर महसूस हो रहा था। कमरे में हल्की सी आहट भी मुझे कांप जाने पर मजबूर कर रही थी। मेरे साथ चार लोगों ने जुल्म किया था। उसके बाद मैं समझ चुकी थी कि ब्रजेश तो किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मैं किसी बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ चुकी हूँ। मेरे लिए भागना मुमकिन नहीं था। मैंने जो अंजाम भाग जाने पर भुगता था, तो अब मैंने ये कोशिश करनी छोड़ दी थी। वो लोग चोर और डाकू थे, जिनके गिरोह में पुलिस के कुछ अफसर भी शामिल थे। वो गलत लत का लालच देकर ब्रजेश से अब चोरी भी करवाते थे और कत्ल भी। मेरा भाई अब पूरा बदमाश बन चुका था। एक पुड़िया की खातिर वो उन कुत्तों के तलबे चाटने को भी तैयार हो जाता था। शायद ये लत ही कुछ ऐसी चीज है, अगर इसकी लत लग जाए तो इसके साथ साथ उसके घर वालों को भी बर्बाद करके रख देती है। मैंने अब अपने बचाव के लिए हाथ पैर चलाना भी छोड़ दिए थे, इसलिए मुझ पर अब सख्ती भी कम कर दी गई थी। मगर एक दिन उन लोगों ने मेरे भाई को उसकी डोज नहीं दी। उन लोगों ने
मेरे भाई के सामने एक ऐसी डील रखी कि आत्मा कांप उठे। मेरे भाई ने जब मानने से इनकार कर दिया तो वह मेरे भाई को घर में बंद करके चले गए। उस समय घर में ब्रिजेश था और मैं। वो बार बार गेट पीट रहा था, कह रहा था कि अगर मुझे डोज न मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन आज मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक वो घर की चीज़ें तोड़ता रहा, फिर मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे मेरी डोज चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे कैसे भी कहीं से भी डोज ला कर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय ब्रजेश की आंखें लाल होने लगीं। उस पर वही जुनून सवार होने लगा, वैसा ही जुनून जिससे उसने मेरी माँ को मार दिया था। मैं ये देखकर घबराकर पीछे हट गई थी। वो कहने लगा, मुझे मेरी डोज चाहिए, मुझे मेरी डोज दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी डोज लाकर देती हूँ, तुम पहले मुझसे दूर हटकर सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। वो मेरी बात मानकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं किचन में चली आई, फिर इसे दूध निकाला और उसे गर्म किया और फिर उस गर्म दूध में 4 से 5 चम्मच चूहे मार दबा के डाल दी और बाहर निकलकर वो गिलास भाई को पकड़ा दिया। मैंने कहा, इसमें तुम्हारी डोज है, इसे पी लो और दुनिया के सारे गम भूल जाओ और आज़ाद हो जाओ सारे गमों से। उसने वो दूध का गिलास एक ही घूंट में पी लिया। कुछ देर बाद वो सो गया था, फिर कभी न उठने के लिए। आज जब वो लोग मेरे भाई ब्रजेश के सामने बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुन ली थीं। वो लोग मेरे भाई से कह रहे थे कि अगर तुम्हें और डोज चाहिए तो तुम अपनी बहन के साथ रात गुजारोगे और वो सब कुछ करोगे जो हम उसके साथ करते हैं। ये सुनकर ब्रजेश की गैरत ने थोड़ा सा जोश मारा था। उसने ये काम करने से साफ मना कर दिया कि मैं ये कभी नहीं कर सकता, वो मेरी सगी बहन है। वो लोग उसे डोज दिए बिना ही चले गए थे क्योंकि वो जानते थे कि ब्रजेश अपनी लत की खातिर कुछ भी कर सकता है और ये एक ऐसी तकलीफ थी जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि अगर ब्रजेश को उसकी डोज ना मिली तो वो ये घिनौना काम करने से भी पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी मेरी इज्जत को तार तार तो वो करवा ही चुका था और डोज न मिलने से तो वो मेरी इज्जत अपने हाथों से भी तार तार करने से बाज नहीं आता। और ये एक ऐसी तकलीफ थी जिसे मैं सह नहीं सकती थी और इसीलिए मैंने आज ये बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया था। ये चूहे की दवा मैंने उन लोगों की शराब में डाल दी। ये दवा मैंने उन लोगों के ड्राइवर से ये कहकर मंगवाई थी कि घर में चूहे बहुत हो चुके हैं, मुझे दवा डालनी है। वो ऐसी जहरीली दवा लेकर आए जो 2 मिनट में चूहों का काम तमाम कर दे और फिर ऐसा ही हुआ था। वो लोग वापस आए तो मैं ब्रजेश की मौत पर बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने कहा कि उसे उसकी डोज न मिलने की वजह से वो मर गया है। उन लोगों ने ब्रजेश को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रात को मुझसे शराब लाने का कहा। मैंने वही शराब उनके सामने लाकर रख दी, जिसे पीते ही आधे घंटे में ही वो चारों के चारों मर चुके थे। मुझे अपने इस काम पर कोई भी अफसोस न था। मैं घर से बाहर निकल गई और यहाँ अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रही हूँ। अनाथ आश्रम में छोटे छोटे अनाथ बच्चों की देखभाल करके मेरा जी बहल जाता है, लेकिन मुझे बस उस समय का अफसोस है जब ब्रजेश ने पहली बार सिगरेट पी थी और मैंने उसकी इस बात को राज रखा था। अगर मैं उसकी इस गलती को अपनी माँ के सामने रख देती तो शायद आज ये सब ना हुआ होता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।